नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन राजस्थान इतिहास की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा भाग होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन और प्राचीन भारत और राजस्थान, इन दोनों के इतिहास को जानने के जो स्रोत होते हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे। अगर हम नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत को जानने के लिए 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन 3 भागों से किया जाता है। आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तीसरा स्रोत है ऐतिहासिक। ये वैसे तो नेशनल हिस्ट्री का टॉपिक है। ऐसा समय जिसकी ना तो कोई लिपि मिली है ना इसे पढ़ा जा सका है, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा समय जिसकी लिपि मिली है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। और ऐसा ऐतिहासिक समय जिसकी कोई लिपि भी मिली है, उसे पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। ये वैसे नेशनल हिस्ट्री का बड़ा टॉपिक है। अब अपन राजस्थान का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक है, प्राचीन काल है राजस्थान का, उसके इतिहास को जानने के स्रोतों की बात करते हैं। तो राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए 3 ऐसे तत्व हैं जिनसे राजस्थान के इतिहास को जाना जा सकता है। तो सबसे पहला होता है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक और तीसरा है पुरालेखा, लेखा शास्त्र। मोटी मोटी बात करें तो पुरातात्विक, किसी पत्थर पे, किसी गुफा में, किसी भी जगह कोई दान पत्र, कोई ताम्रपत्र, कोई लेख ऐसा मिलता है जो कहीं पर उत्कीर्ण है, उसे कहा जाता है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत, किसी भी प्रकार की कोई रचना, किसी भी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, अपभ्रंश में, संस्कृत में जो रचना मिलती है, उसका इतिहास से जो संबंध होता है, उसे कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। और पुरालेखा शास्त्र में सिक्के, बहियाँ, किसी भी प्रकार की कोई इतिहास की जो जानकारी मिलती है, उसे कहा जाता है पुरालेखा शास्त्र। पुरातात्विक जो जानकारी होती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है अभिलेख। अभिलेखों के बारे में, ये कहाँ पर उत्कीर्ण है, कौन सी ईस्वी के हैं, किस राजा ने इनको लगवाया, किसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से सवाल आता है आरएस में, राजस्थान पटवारी में, एसआई में और राजस्थान पुलिस में, सभी जगह यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो अपना टॉपिक है राजस्थान के अभिलेख। प्राचीन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें पुरातात्विक, साहित्यिक 3 भाग होते हैं। पुरातात्विक के भाग में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के अभिलेखों का अध्ययन। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो हेडिंग लिख लीजिए राजस्थान के अभिलेखों का अध्ययन। तो अभिलेखों में सबसे पहले बात करते हैं बरली का शिलालेख। बरली का शिलालेख, ये जो बरली का शिलालेख है, बरली का शिलालेख, ये अजमेर का है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। ये 434 ईसा पूर्व का है। 434 ईसा पूर्व का। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें ये नहीं पता हो कि ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या होता है। तो समय की गणना करते समय जब ईसा मसीह का जन्म का समय होता है, वहाँ से हमने एक तिथि मान ली और उससे आगे का जो समय है उसको हम 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 2020, इसमें आगे जब चलते हैं 2020 तक आ जाते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें इस तरीके से देखा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से 434 ईसा पूर्व, उनके जन्म से 434 साल पहले। तो ये जो बरली का शिलालेख है ये 434 ईसा पूर्व का है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। इसकी खास बात इस अभिलेख की, अजमेर और माध्यमिका
माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़ को कहा जाता है। तो अजमेर और माध्यमिका के बीच जैन धर्म के प्रसार के बारे में जानकारी बरली के शिलालेख से प्राप्त होती है। तो अजमेर और माध्यमिका के बीच किस प्रकार से जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है उसके संदर्भ में जो जानकारी है वो किससे मिलती है? बरली का शिलालेख। ठीक है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शिलालेख है राजस्थान का, उसका नाम है घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी का शिलालेख, ये शिलालेख चित्तौड़ जिले में मिला है और ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, इतना ही इसमें मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। घोसुंडी का शिलालेख कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी है। एक वंश था गजवंश, और गजवंश के एक शासक हुए सर्वतात। गजवंश के शासक सर्वतात ने एक यज्ञ किया अश्वमेध, और उस अश्वमेध यज्ञ की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। जितने भी शासक होते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो कोई यज्ञ करते थे उसमें एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। तो सर्वतात गजवंश के शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया, इसकी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा भारत में, उत्तर भारत में उस समय जो भागवत धर्म प्रचलित था उसकी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। सवाल आ सकता है निम्न में से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो भागवत धर्म की जानकारी से संबंधित है? तो वो कौन सा है? घोसुंडी का शिलालेख। अब भागवत धर्म के अलावा कृष्ण के अलावा बलराम। देखो, बलराम के विषय में एक चीज़ होती है को उनको अपनी माता के गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया था, इसीलिए बलराम का दूसरा नाम है संकर्षण। तो कृष्ण, संकर्षण, बलराम, इनकी पूजा के संदर्भ में भी इस घोसुंडी के शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 2 शिलालेख हो गए, बरली का अजमेर का है, वर्तमान अजमेर में स्थित है, 434 ईसा पूर्व का है। माध्यमिका चित्तौड़, उस समय चित्तौड़ को कहा जाता है माध्यमिका। और जैन धर्म के प्रसार की जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो, दूसरा ये घोसुंडी का 2री शताब्दी ईसा पूर्व का, चित्तौड़ जिले में है। गजवंश का एक शासक हुआ है, उसका नाम सर्वतात, और अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है। भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। कृष्ण और संकर्षण के संदर्भ में जानकारी भी यहाँ से प्राप्त होती है। 2 अभिलेख हो गए। ठीक है, तीसरा है अपना नगरी का नादसा यूप शिलालेख। नादसा यूप शिलालेख, ये शिलालेख ईसवी सन का है। भीलवाड़ा जिले में एक स्थान है, तालाब है, 225 ईस्वी का है। ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है और वहाँ पर एक तालाब के पास में पत्थर पर ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। नादसा यूप शिलालेख भीलवाड़ा जिले में और तालाब के पास में ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला है नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख, नगरी चित्तौड़ को कहते हैं। 424 ईस्वी सन का ये शिलालेख है और इस शिलालेख की भी महत्वपूर्ण बात यही है कि चित्तौड़गढ़ जिले से हमें प्राप्त हुआ है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि नगरी का शिलालेख कब का है और कहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद महत्वपूर्ण शिलालेख है सामोली का। सामोली का शिलालेख, सामोली का शिलालेख, इसका समय मिलता है 646 ईस्वी सन। सामोली कहाँ पड़ता है? उदयपुर। उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग, उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग जहाँ पर भोमट का पठार स्थित है, उसके पास में एक गांव है सामोली, और उस सामोली गांव में ये शिलालेख पाया गया है। और इस शिलालेख में जो खास बात है, सामोली के शिलालेख की जो खास बात है, यहाँ का एक शासक है शिलादित्य। गुहिल शासकों में एक शासक हुआ है शिलादित्य गुहिल, उनकी शाखा का महत्वपूर्ण शासक, उसकी जानकारी मिलती है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक खास बात है कि उस समय उदयपुर में खनन उद्योग विकसित अवस्था में था।
शिलादित्य के शासनकाल में उदयपुर में खनन उद्योग विकसित अवस्था में था। इस बात की जानकारी शामोली का शिलालेख 646 ईस्वी सन का है, जो उदयपुर जिले में स्थित है, वो हमें प्रदान करता है। उसके बाद में महत्वपूर्ण अगला अपराजित का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख, ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है, अपराजित का शिलालेख, और 641 ईस्वी सन का है। 646 ईस्वी सन का ये शिलालेख, अपराजित का शिलालेख। इस शिलालेख में एक बहुत महत्वपूर्ण सी जानकारी प्रदान की गई है। यहाँ पे क्या, ये शिलालेख गुहिल वंशीय शासक अपराजित की जानकारी देता है, पहली बात, महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, इस शिलालेख में जो शिल्पी है, जो पत्थर पर लिखने का काम करते हैं, शिल्प उद्योग के जितने भी व्यक्ति उस समय होते थे, उनके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। शिल्पियों के संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी अपराजित के शिलालेख से प्राप्त होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। नांदसा यूप शिलालेख, भीलवाड़ा जिला, तालाब के पास मिला है, 225 ईस्वी सन का है। नगरी चित्तौड़गढ़, माध्यमिका चित्तौड़गढ़ नगरी का शिलालेख 424 ईस्वी सन का है। सामोली का शिलालेख उदयपुर जिले का है, भूमट के पास में सामोली पड़ता है वहाँ पर। और शिलादित्य गुहिल शासक, उसकी जानकारी मिलती है, तथा ये बताया गया कि खनन उद्योग इस समय अपने उत्कर्ष पर और अच्छी स्थिति में था। अपराजित का शिलालेख 646 ईस्वी सन का है, गुहिल शासक था अपराजित, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिल्पियों की विस्तृत जानकारी अपराजित के शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण शिलालेख है शंकरघट्टा का शिलालेख, 713 ईस्वी सन का है शंकरघट्टा का शिलालेख। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग लिख रहे होंगे इसलिए, और धीरे धीरे याद भी कर रहे होंगे। मैं पूरी विश्वास करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कर रहे होंगे। शंकरघट्टा का शिलालेख, ये जो शंकरघट्टा का शिलालेख है, ये ईस्वी सन 713 का है। इसकी लिपि ब्राह्मी है, लिपि नागरी है, और भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत है। शंकरघट्टा का शिलालेख, इस शिलालेख की एक खास बात है, चित्तौड़गढ़ जिले में प्राप्त होता है ये शिलालेख। ये सूर्य मंदिर, यहाँ से इस शिलालेख से एक सूर्य मंदिर प्राप्त होता है पास में से। ये जो सूर्य मंदिर है शंकरघट्टा के पास में बना हुआ है, ये सूर्य मंदिर उस समय का, यानी कि 713 ईस्वी सन का राजस्थान का एकमात्र बचा हुआ मंदिर है। मंदिर तो बहुत सारे बनाए थे सूर्य मंदिर, लेकिन उस समय का एकमात्र मौजूद जो मंदिर है सूर्य मंदिर, वो कौन सा मंदिर है? शंकरघट्टा का सूर्य मंदिर। शंकर से सूर्य, सूर्य से शंकर, थोड़ा सा मैच करके आप याद कर सकते हो। लिपि नागरी, भाषा कौन सी है? संस्कृत। सामान्य सी बात है, इतना अलग तथ्य ये नहीं है। अगला है मंडोर का कणसवा ऋषि का शिलालेख। कणसवा ऋषि का शिलालेख, ये 738 ईस्वी सन का। 713 में एक बात और लिंक हो सकती है आपके साथ में। 713 में एक बात क्या लिंक हो सकती है? वो ये है कि 713 में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ये वो समय था जब भारत पर आक्रमण शुरू हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आता है, दाहिर के साथ युद्ध करता है और 713 ईस्वी सन में उसने भारत पर आक्रमण किया। कणसवा ऋषि का शिलालेख 738 ईस्वी सन का है। ये कोटा जिले में है। कोटा जिले में एक गांव है कणसवा, वहाँ पर ये शिलालेख है। एक मंदिर है, मंदिर की दीवार पर ये शिलालेख लिखा हुआ है। तो इस शिलालेख में मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है और वहाँ की सामाजिक और आर्थिक चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त हो जाती है। कोटा का कणसवा गांव है, वहीं पर एक मंदिर है, शिवालय, शिव जी का मंदिर है और शिवालय से इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। एक और शिलालेख है दुर्गराज का। इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा पता हो। दुर्गराज का शिलालेख
ये शिलालेख 925 ईस्वी सन का है। खास बात तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे, पुष्कर अजमेर में एक स्थान है, तीर्थ स्थान है, तीर्थों का मामा इसी को कहा जाता है। तो पुष्कर तीर्थ की जानकारी इस दुर्गराज शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला है ओसियां का शिलालेख। ओसियां का शिलालेख ये 956 ईस्वी सन का है, 956 ईस्वी सन का। ओसियां आप लोग जानते हैं, सभी लोग, जोधपुर में एक स्थान पड़ता है और वहाँ का ये शिलालेख है, ओसियां का शिलालेख। कुछ विशेष चीज़ें तो नहीं है, बस दो ही बातें यहाँ पर हैं। भाषा संस्कृत है, जो लिपि है, इसकी जो लिपि है वो नागरी या देवनागरी लिपि है। भाषा संस्कृत, देवनागरी लिपि, 956 ईस्वी सन का, जोधपुर से प्राप्त हुआ है ओसियां का शिलालेख। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। शंकरगट्टा का शिलालेख 713 ईस्वी सन का, मोहम्मद बिन कासिम ने इस समय आक्रमण किया। सूर्य मंदिर उस समय का बना हुआ, जो सूर्य मंदिर आज मिलता है वो यहाँ का एकमात्र मंदिर है। कणसवा कोटा का मंदिर है, शिवालय की दीवार पर खुदा हुआ है 738 ईस्वी सन का। दुर्गराज पुष्कर तीर्थ के बारे में जानकारी मिलती है, 925 ईस्वी सन का है। ओसियां का शिलालेख 956 ईस्वी सन का है, जोधपुर का है। भाषा इसकी संस्कृत और लिपि इसकी देवनागरी। ठीक है, अगला शिलालेख चित्तौड़ का शिलालेख 971 ईस्वी सन का। 971 ईस्वी सन का चित्तौड़ का शिलालेख। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जिला कौन सा है। और इस समय तक हर जगह आपको लगभग भाषा संस्कृत मिलेगी और हर जगह आपको लगभग जो लिपि है वो देवनागरी। सिर्फ एक शिलालेख था अपराजित का, जिसकी लिपि कुटिल थी। आप लोग नोट कर लेना, अपराजित का जो शिलालेख है उसकी लिपि कुटिल थी। अब चित्तौड़गढ़ का शिलालेख 971, यहाँ पर एक शासक हुआ था भोज का परमार शासक। जो भोज का परमार शासक था उसके संदर्भ में, परमार शासक भोज, परमार सरनेम और शासक का नाम भोज, तो परमार शासक भोज के विषय में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। खास बात इस अभिलेख की, ये वर्तमान में अहमदाबाद के एक म्यूजियम में ये अभिलेख वर्तमान में रखा हुआ है। इसमें एक बात और है, मेवाड़ की उस समय की सैन्य व्यवस्था की जानकारी, जो मेवाड़ की सैन्य व्यवस्था थी उसकी जानकारी भी चित्तौड़गढ़ के शिलालेख से प्राप्त होती। अब ध्यान रखेंगे 973 ईस्वी सन का। इसके बाद हर्ष का शिलालेख, हर्ष का शिलालेख ये 973 ईस्वी सन का है, ईस्वी सन का। ठीक है, तो हर्ष का है 973 ईस्वी सन का है। ध्यान देने वाली दो बातें हैं कि सोमेश्वर जो चौहान शासक हुआ था, उन्होंने इस शिलालेख को लगवाया था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय के बारे में इस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। विग्रहराज द्वितीय के संदर्भ में इससे जानकारी प्राप्त होती है। अब इस शिलालेख से गुवक से विग्रहराज तक, विग्रहराज चतुर्थ नहीं है, ये विग्रहराज द्वितीय की बात हो रही है, विग्रहराज सेकंड। तो गुवक से लेकर विग्रहराज सेकंड तक की जानकारी प्राप्त होती है। इस शिलालेख का जो जिला है उसका नाम है सीकर। सीकर जिले में शिलालेख लगा हुआ है, 973 ईस्वी सन का है। हर्ष का शिलालेख कहा जाता है, सोमेश्वर ने इसे लगवाया था। विग्रहराज द्वितीय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त होती है। गुवक से लेकर विग्रहराज द्वितीय तक की वंशावली के बारे में यहाँ से अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो एक बार देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। परमार शासक भोज के विषय में जानकारी मिलती है। भोज का संदर्भ उज्जैन से भी रहा था, वर्तमान में ये अहमदाबाद में रखा हुआ है। और मेवाड़ की सैन्य व्यवस्था की जानकारी पर यह शिलालेख प्रकाश डालता है।
हर्ष का शिलालेख 973 ईस्वी सन का है, सोमेश्वर ने लगवाया है। विग्रहराजद्वितीय की जानकारी में थोड़ा ज़्यादा जानकारी मिलती है, और यहाँ के जो संस्थापक था गुवक से लेकर के विग्रहराजद्वितीय तक की जानकारी मिलती है। सीकर का है, और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। इसके बाद में महत्वपूर्ण शिलालेख है, दोनों का नाम और सन लगभग समान है। एक है आहड़ का देवकुल का शिलालेख, देवकुल का शिलालेख। इनका सन दोनों का समान है, 977 ईस्वी सन। ठीक है, आहड़ उदयपुर, उदयपुर जहाँ पर है आहड़ नदी, आहड़ सभ्यता और आहड़ बाद में बेड़च कहलाती है एक नदी, वहाँ का ये शिलालेख है। इसमें भाषा वही संस्कृत है, और इस शिलालेख में मेवाड़ के 3 शासकों की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के 3 शासकों में नरवर्मा, अल्हट और शक्ति कुमार, 3 शासक हैं मेवाड़ के। इन तीनों शासकों की जानकारी आहड़ के देवकुल शिलालेख से प्राप्त होती है। बस यही ध्यान रखना है। सेम इसी नाम से एक और शिलालेख है, और ईस्वी सन बिल्कुल एक जैसा है, आहड़ का शक्ति कुमार का शिलालेख। यहाँ पर ये नाम आ गया शिलालेख में, शक्ति कुमार, शक्ति कपूर मत कर देना भाई, आहड़ का शक्ति कुमार का शिलालेख। शिलालेख 977 ईस्वी सन का है, 977 ईस्वी सन का। इसमें कुछ बातें हैं, 2 बातें हैं। पहली बात तो इसमें शक्ति कुमार के विषय में जानकारी मिलती है। अब नाम दोबारा आ गया और शक्ति कुमार के नाम से ही है, तो किसके विषय में जानकारी मिलती है? शक्ति कुमार। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस अभिलेख में अल्हट जो शासक है, जिसे इतिहास में आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो पत्नी थी हूण राजकुमारी हिरिया देवी, उसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लिखा हुआ है इस शिलालेख में, जो हिरिया देवी है, हिरिया देवी जो हूणों की राजकुमारी थी, इनके पिता हूण थे, हूणों की राजकुमारी थी हिरिया देवी, इनके पिता हूण थे। ये इस बात के बारे में भी पता चलता है कि जो युद्ध हुआ था उसमें अल्हट ने हूणों को पराजित किया था और उनकी पुत्री से विवाह किया था। हिरिया देवी ने एक शहर बसाया था हर्षपुर। हिरिया देवी ने एक शहर, एक छोटा सा कस्बा बसाया था और उसका नाम क्या था? हर्षपुर। इस हर्षपुर की जानकारी भी आहड़ के शक्ति कुमार, ये ध्यान रखना, शक्ति कुमार वाले शिलालेख से प्राप्त होती है। तो आहड़ के शक्ति कुमार शिलालेख से हिरिया देवी ने एक शहर बसाया हर्षपुर, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। भाषा संस्कृत है, ऊपर भी संस्कृत थी और यहाँ पर भी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो आहड़ का शक्ति कुमार का शिलालेख 977 ईस्वी सन का है, आहड़ का देवकुल का शिलालेख 977 ईस्वी सन का। लेकिन इसके बारे में एक विशेष बात है, आप नोट लगा के नोट डाउन करना चाहो कर सकते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड इतिहास के पितामह और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में गहन अध्ययन करने वाले बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कर्नल जेम्स टॉड इस शिलालेख को अपने साथ समुद्री रास्ते से इंग्लैंड ले गए थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी किताब में एक बुक लिखी है, उन्होंने एनल्स एंड द एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। अपनी किताब में कर्नल जेम्स टॉड ने आहड़ के शक्ति कुमार के शिलालेख के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। तो पूछा जा सकता है कर्नल जेम्स टॉड कौन से शिलालेख को ले गए थे? आहड़ का शक्ति कुमार का शिलालेख कब का है? 977 ईस्वी सन का। इसमें किस विशेष महिला की जानकारी मिलती है? हिरिया देवी, किनकी पुत्री थी? हूणों की। कौन सा शहर बसाया था? हर्षपुर। ठीक है, तो ये हो गए आहड़ का देवकुल का और आहड़ का शिलालेख। अब एक राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है जिससे सवाल हर साल आते हैं, सामान्यतः पूछा जाता है और सवालों की संख्या उससे बढ़ती जा रही है। अब ये है बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख।
बिजोलिया का शिलालेख। मेवाड़ का एक ठिकाना प्रथम श्रेणी का बिजोलिया हुआ करता था, उसका ये शिलालेख है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। 1170 ईस्वी का है ये, 1170 ईस्वी सन का ये शिलालेख है। अब इस शिलालेख से कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त होते हैं। पहली जानकारी, इस शिलालेख में जो चौहान शासक हैं उनका गोत्र बताया है और उन्हें बताया वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चौहानों का वंश बताया है, वत्स बताया है, गोत्रीय बताया और उनको ब्राह्मण बताया। ठीक है, ये जो शिलालेख है संस्कृत भाषा का शिलालेख है और इस शिलालेख में 13 पद लिखे हुए हैं। रचनाएं दो प्रकार से होती है, गद्य और पद, पोइट्री और प्रोस। जब हम सीधा सीधा ऐसे लिखते जाते हैं इसे प्रोस कहा जाता है या गद्य कह देते हैं, और जब हम छंदों में अलंकरणों में बात करते हैं तो उसे पद कहा जाता है। तो इस शिलालेख में कुल कितने पद हैं? 13। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत। अब इस शिलालेख में कुछ शहरों के नाम मिले, शहरों के नाम पुराने मिले हैं जिनका वर्तमान में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदल गया है। जैसे एक नाम मिला है श्रीमाल, श्रीमाल को वर्तमान में कहा जाता है भीनमाल। ठीक है, एक नाम मिला है जबालीपुर, जबालीपुर। अपन पढ़ते हैं जाल वृक्ष चारों तरफ होने के साथ साथ एक जबाली ऋषि की तपोभूमि जिसे जालोर कहा जाता है। तो जबालीपुर का संबंध वर्तमान में जालोर से है। एक और नाम मिलता है नड्डल, और नड्डल का संदर्भ नाडोल से है। नाडोल चौहान शासकों की शाखा जिसका संस्थापक कीर्तिपाल था, कीतु भी जिसे कहा जाता है। और एक नाम और मिलता है दिल्ली का, दिल्ली का। और दिल्ली का या दिल्ली का इसका संदर्भ वर्तमान में दिल्ली से रखा जाता है। तो ये कुछ शहरों के नाम मिलते हैं, श्रीमाल, भीनमाल, जबालीपुर, जालोर, नड्डल, नाडोल, दिल्ली का, दिल्ली। संस्कृत भाषा का है, 13 पद है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया बिजोलिया का शिलालेख। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शिलालेख है, उसका नाम है सुंदा माता का शिलालेख। सुंदा पड़ता है जालोर में, सुंदा माता का शिलालेख। अब यहाँ पर इस शिलालेख में विक्रम संवत दिया गया है। हमारा जो ईस्वी सन है वो नहीं लिखा, विक्रम संवत 1319 विक्रम संवत। अगर विक्रम संवत की हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो ईस्वी सन है वो इस विक्रम संवत से पीछे चलता है, 57 साल पीछे चलता है। अगर इसमें हम 57 को माइनस कर दें तो लगभग 1262 ईस्वी सन निकल के सामने आ जाएगा। तो 1262 ईस्वी सन का है ये, लेकिन विक्रम संवत कब का है? 1319 विक्रम संवत। विक्रम संवत पहले चलता है, हमारा विक्रम संवत है और वही कैलेंडर हमारा। ठीक है, अभी जो सुंदा माता का शिलालेख है जालोर जिले में प्राप्त हुआ है। इसका जिला कौन सा है? जालोर। भाषा संस्कृत है। कहाँ पर लगा हुआ है? तो जालोर में एक मंदिर है चामुंडा माता का, चामुंडा माता, उसी के पास में एक शिला है और उसकी दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर बाहर की तरफ ये शिलालेख खुदा हुआ है, चामुंडा माता का शिलालेख। ठीक है, ये शिलालेख यहाँ पर जो लिखने का काम किया था उस व्यक्ति का नाम है जय मंगल सूरी, जय मंगल सूरी। ये लेखक है, प्रशस्त लिखने वाला, शिल्पी का शिल्पी, पत्थर पर लिखने का काम। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम है जय मंगल सूरी। किस शासक ने लगवाया है? चाचिक देव, चाचिक देव जालोर के चौहान शासक थे। यहाँ पर सोनगरा चौहानों की शाखा है और चाचिक देव नामक शासक ने यहाँ पर सुंदा माता का शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। तो
आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। सुंदा माता का शिलालेख 319 विक्रम संवत का है, जालोर जिले में है। इसकी भाषा संस्कृत है। जयमंगल सूरी ने इसे लिखा है और चाचिक देव ने इसे लिखवाया था। चामुंडा माता के मंदिर की दीवारों के पास ये शिलालेख लिखा हुआ है। तो टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा है ये RS पटवारी SI राजस्थान पुलिस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने हाथ से नोट्स बना लिए सभी मुझे आज कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हमने हमारे नोट्स तैयार कर लिए। ठीक है, अभी अभिलेख बाकी रह गए, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कल तक आप इसे समय निकाल के घंटे 2 घंटे का सारे याद करें। हैं थोड़े ज़्यादा मैंने बताए, आपको डिटेल से भी बताया, लेकिन इसमें फिर ये कि 90% आपका कवर हो जाएगा।